बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशअमदीद कहते हैं। अब वक्फे के बाद हम इंशाअल्लाह लुकमान साहब से कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी मज़ीद पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहेंगे। आज मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे पास हैं इस वक्त और लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। आप इनसे जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं और इसके बाद फिर वो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इनको जाने से पहले ज़रा पूछ लें, क्योंकि पाकिस्तान आप ज़रा वो कॉल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, प्रोग्राम के दौरान टाइमिंग का मसला होता है। इसलिए आप इनसे आज पूछ लें, पूरा इस्तेफादा करें। 5 मिनट के बाद जो है वो लाइन्स ओपन कर दी जाएंगी और आपका कोई भी सवाल है जो इन्होंने बातें की हैं उम्मत मुस्लिमा के हवाले से, जिस तरह इन्होंने खरी और सच्ची बातें की हैं, अगर आपका कोई इख्तिलाफ है या आप इससे इनकी बातों से राय रखते हैं तो यकीनन आप इनसे कुछ पूछ सकते हैं। मुबश्शिर साहब, पाकिस्तान के हर सेक्टर में करप्शन हो रही है। देखिए, हमें इससे गाज़ नहीं है कि वो करप्शन क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, लेकिन ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ से जो हमारे नई जनरेशन के बच्चे जाते हैं, अभी मलिक साहब ने भी कहा कि हम आइडेंटिटी के लिए कर रहे हैं, अपना कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चों का अपनी जो पाकिस्तान की जो फैमिलीज़ हैं, जो विरासत है, उनके साथ एक रब्ता रहे। ये रब्ता कैसे रहेगा जबकि यहाँ से बच्चे जाते हैं तो कोई ना कोई हादसा उनके साथ ज़रूर पेश आता है, या कभी कभार किसी को अगवा कर लिया गया है या किसी को डरा धमकाया गया, पैसे ले लिए गए हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा होते हैं। पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो भी पैसे से लेके जो है वो मामले को दफन कर देते हैं। तो ये जो करप्शन का मामला है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जी कोई ऐसा नहीं है जो उस करप्शन के ख़िलाफ़ है जब तक वो उस करप्शन का बेनिफिशरी ना हो। जो बेनिफिशरी नहीं है वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। वरना देहातों में हमारे पानी की चोरी हो रही है, भैंसों की चोरी हो रही है, हमारे यहाँ घरों में नौकर चोरी कर रहे होते हैं रोज़, ड्राइवर पेट्रोल की चोरी कर रहा है, दवाइयों में मिलावट हम कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया में जी हम उसमें जो मुर्दा उसमें हम लोग मिलावट कर रहे हैं, रोज़ा रख के झूठ हम बोल देते हैं, नाप तोल में हम लोग मिलावट कर रहे हैं। तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो हमारे ही बाप है ना, वो हमसे ज़्यादा कर लेते हैं। बात यह कुछ बेशर्मी से करते हैं, कुछ अलग ऐलान करते हैं, कुछ ढके छुपे अल्फाज में कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर उस कौम ने ठीक होना है तो पहले अपने आप को मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैं अगर ठीक होऊंगा तो आप भी और ये भी सारे ठीक हो जाएंगे। सबसे मुश्किल अपनी ज़ात को ठीक करना है। अब ये आर्टिकल 62 और 63 को ले लेना, जिस तरह से ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं सारे, मेरा ख्याल है ख़ुद फ़खरुद्दीन इब्राहिम उस पर क्वालिफाई नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो उस पर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। मजाक बना के रख दिया इन्होंने। यानी जमशेद दस्ती को तो 3 साल की कैद दे दी है, अमीन फ़हीम को छोड़ दिया। एक ही कैंडिडेट, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, वो एक हल्के से उनके कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं, दूसरे हल्के से सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब आपका क्राइटेरिया ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके जो असरात उस पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ शामिल है, आपसे कुछ शायद पूछना चाहते हैं, उनको बताया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा, ये बात तो ठीक है, हर सेक्टर में करप्शन हो रही है, करप्शन पकड़ी जाती है। वो जो आपने वो मामले सामने लाए ना, तो इंतज़ामिया देख नहीं रही थी? नहीं, तो इंतज़ामिया उसमें शामिल इंतज़ामिया कंट्रोल क्यों नहीं करती? आपके प्रोग्राम में मैं बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। आपने कहा जी कि ये चीज़ें सारी आपने सामने मतलब रख के बता दिया। हुकूमत भी देख रही थी, इंतज़ामिया भी देख रही थी, आपने ये भी बताया कि इंतज़ामिया के लोग वहाँ मौजूद थे, गए, सारा कुछ। तो ये इंतज़ामिया उस पर एक्शन क्यों नहीं करती? एक 8वीं जमात पास आदमी या 9वीं जमात पास आदमी आपका वज़ीर तालीम लगा हुआ है और हर जगह आके वो बातें कर रहा है मोरालिटी की। खुद मेरे ऊपर वो भाईजान तबर्रा करते रहे और मैंने जब, मेरा कसूर ये था कि मैंने उनकी जाली डिग्री दिखाई थी और उसके बाद उन्होंने कितनी कस्में खाई। नेशनल असेंबली ने यूनानिमस 1.5 घंटे के अंदर मेरे ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास कर दी और 5 दिन के बाद वो हज़रत कपड़ों के बगैर नजर आई अपनी असली हालत में सबको कि वो कितना मकरू इंसान है, शेख वकास अकरम। ठीक है। और आपको मैं आज आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ कि जंग के अंदर जहाँ से उनका ताल्लुक है, वो खुद सेक्टेरियन उसको फिसाद को जो है वो उसको हवा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। उससे उनका क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? और वरना वो उनके पास जो एक कॉलर को मदद के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नासिर भाई। जी भाई, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं?
पहले तो बताएं मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है, आप कहें। आपके मेहमानों को और खास तौर पर मुबश्शिर साहब को सलाम अलैकुम। और इतनी खुशी हुई है हमें मुबश्शिर साहब को आपके प्रोग्राम में देखते हुए, और हम इनको वेलकम करते हैं कि और इनको एडवांस बुकिंग देते हैं कि आप माशाल्लाह हमारे टीवी चैनल पे आते रहें और पाकिस्तानी कम्युनिटी को एजुकेट करते रहें। तो मेरा जो क्वेश्चन है मुबश्शिर साहब से, मेरे भाई से, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है मैं मुबश्शिर साहब का इंटरव्यू लूं। तो क्वेश्चन ये है मुबश्शिर साहब, आप बुराई को नंगा तो कर रहे हैं, लेकिन आपने मुस्लिम उम्मत के लिए कोई ऐसी एडवाइस दी हो जो उसका हल दिया हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप उनके मानने वाले हैं, और उन्होंने मुस्लिम उम्मत को एक रास्ता दिखाया था। तो मुबश्शिर लुकमान साहब, आप मुझे मुस्लिम उम्मा को बताएं कि कौन सा रास्ता है जहां से हम इकट्ठे हो सकते हैं और दोबारा वापस पावर में आ सकते हैं और दुनिया में पीस और हम फैला सकते हैं, इन बुराई को खत्म कर सकते हैं। प्लीज हमें गाइडलाइन दें, वो आपके पास कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे। पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं सच बोलूं कि एक सियासी सा बयान दे दूं कि जी हम अल्लाह ताला की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को पकड़ लें तो हम फिर कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। एक तो मैं ये भी कह सकता हूं, लेकिन सच तो ये ना कि वही हम नहीं कर रहे और हमारा कोई इरादा भी नहीं लग रहा कि हम उस पर अमल करें बाकायदा तौर पर। तो अब आप मुझे बताएं कि सच्ची बात सुननी है कि झूठी बात सुननी है? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सच्ची बातें सुनते थे, इसलिए तो दिल की खुशी, मैं दिल की गहराइयों से आपका बिलीव करें, मुझे जितनी खुशी आज हुई है लंदन में आपको देख के, मुझे 25 साल में इतनी खुशी नहीं हुई। लुकमान साहब, मैं आपसे रास्ता गाइडलाइन मांग रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठा, मैं भी उम्मत के लिए चीख चीख कर मैं जो ना इनको इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ मुख्तलिफ चैनलों से। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि अल्लाह आप मुझे गाइडलाइन दें और उम्मत को दें कि बताएं कि हम क्या करें। देखें, सबसे आप इनका जवाब दे, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी और आपका मोहब्बत और आपका खुलूस जो है वो सराखों पे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने को 3 साल पहले इस पे एक सीरीज़ ऑफ शोज़ किए थे, और वो ये था कि सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि डॉलर से ऑयल को डी लिंक करना पड़ेगा। अगर आप $8 से डी लिंक करते हैं तो अमेरिकन इकॉनमी जो है वो टोटल कोलैप्स होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कर दें उसको यूरो से कर दें लिंक, आप पाउंड स्टर्लिंग से कर दें, आप उसको जिस येन से कर दें लिंक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है उनको सर टक्कर पे लेने के। दूसरा, मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी जो वीक एरिया है कि पूरी मुस्लिम उम्मा मिल के वर्ल्ड बैंक की बुनियादों पे एक इस्लामिक बैंक जो है उसकी तश्कील नहीं दे सकी। हम आप EU की बात करते हैं या शेंगन की बात करते हैं तो आप देखें कि एक सिंगल वीज़ा है जो सारे मुल्कों के लिए, हम तो वो एक वीज़ा नहीं क्रिएट कर सके तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि एक दूसरे को हम अपने बराबर समझते ही नहीं, हम इस काबिल ही नहीं समझते कि वो हमारी सरहदों पे आ जाए या अंदर आ जाए। और तीसरी बात यह है कि ये तमाम आज की जंग जो है वो मुआशियात की जंग है, वो इकनॉमिक्स की जंग है, चाहे वो गल्फ़ वॉर पहली वाली हो, दूसरी वाली हो, ईरान इराक़ की जंग हो, कोई भी आप जंग उठा लें, पीछे उसके जो है ना कहीं इकनॉमिक्स या उसकी मईशत जो है उसका अमल दखल है। हम क्यों नहीं इस पर सोचते? कुवैत के ऊपर जब नेटो फोर्सेस आई थी उसको रेस्क्यू करने के लिए, तो अमेरिका तो कुवैत से ऑयल नहीं इंपोर्ट करता था, अमेरिका तो सऊदी अरेबिया से भी नहीं लेता था, ना इराक़ से लेता था, वो तो वेनेजुएला से और मेक्सिको से ऑयल ले रहा था। तो वहाँ पे आने का मतलब ये था क्योंकि सबसे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी उस वक्त वो एक जर्मनी थी और एक जापान थी, और वो दोनों कुवैत के ऑयल पर डिपेंडेंट थे। तो उन्होंने आके उस ऑयल को सिक्योर करना था और उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना था, ताकि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को और डोमेस्टिक अपना GDP को जो हिट हो रही थी जर्मनी और जापान की मसनूआत की वजह से, उसको कहीं पे ला के उसको होल्ड किया जाए। और उसके बाद से अब येन की कीमत देखें, जो किस तरह से उसको इन्फ्लेट किया गया, ऊपर लेके जाया गया, ताकि जापानीज़ ऑटोमोबाइल्स वगैरह की जो एक्सपोर्ट है इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स उसको किस तरह से रोका जाए। सो कहने का मतलब यह है कि पहले आप लोग अगर ये फ़ैसला कर लें कि वाकई उम्मत मुस्लिमा है, तो एक मुआशी पैटर्न तो बनाएं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक आप अपना इस्लामिक बैंक तो बनाएं, आप एक सिंगल वीज़ा पॉलिसी का इजरा तो करें। आप तो उम्रा करने अगर किसी ने जाना हो तो उसका इम्तिहान ऐसे लेते हैं जैसे वो पता नहीं वहाँ पे को मस्जिदें ख़रीदने जा रहा है, पता नहीं क्या करने जा रहा है। और आप तो टॉलरेंस का ये हाल है
कि कोई अगर खड़ा होकर अपने मसलक के हिसाब से नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसको आप दुरे मारना शुरू हो जाते हैं। तो आपको तो फ़िक़ही बुनियादों पे जो हमारे एतराज़ात हैं, मैं एक बात मैंने करनी है, सॉरी अगर आपकी इजाज़त हो। आज तक हम ईरान को और अहले तशी को बुरा कहते रहे कि जी ये मुता करते हैं। आप गूगल जाके देखें और मिसयार हो रहा है, और सऊदी अरेबिया ने और इजिप्ट ने, जामिया अल-अज़हर ने उसको किस तरह से एंडोर्स किया। यानी कहना मैंने मुता को गलत है, लेकिन मैंने उससे बेहतर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मिसयार ला के दे दिया सामने। तो यार आई मीन मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया, सॉरी। एक और कॉल भी शामिल है, उनको शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा नाम इम्तियाज़ है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी जी इम्तियाज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बहुत जल्दी में, सबसे पहले सबको बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी, और उसके बाद छोटा सा बात ये कि जो हमारे इमाम काबा, क्या अभी जो डिग्रियों की बात चल रही है कि सादक व अमीन, तो ये उसके साथ एक और लफ्ज़ भी है लुकमान भाई साहब के लिए कि ये लफ्ज़ है मुत्तकी और सालिया और सादक व अमीन। तो क्या इमाम काबा जो हमारे जितने मुसलमान हैं उन सबको इस चीज़ पे एक दूसरे को एजुकेट नहीं करना चाहिए कि शहजादा अब्दुल्ला को, जो वो शहजादा अब्दुल्ला साहब हैं, उनको हुकूमत करने का इख्तियार है ज़्यादा, या कि इमाम काबा साहब को इख्तियार है? थैंक यू वेरी मच। जी बात यह है कि एक तो इमाम काबा एक शख्स नहीं होते, वो कई होते हैं एक वक्त में, क्योंकि एक वक्त में बैक वक्त मुख्तलिफ लोग वो इमामत कर रहे हैं, उस अजीम मेंबर के ऊपर हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये सियासी चीज़ें हैं, मजहबी चीज़ें नहीं हैं। और बहुत अरसा पहले सऊदीज़ ने दो अपने फ़ैसलों को अलग कर लिया था, मज़हब की बुनियाद पे और स्टेट की बुनियाद पे। और हाउस ऑफ सऊद जो है वो स्टेट को चलाएगा, और हाउस ऑफ वहाब जो है वो वहाँ पे मज़हब की और उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। और दोनों एक दूसरे के कामों में अमल दखल नहीं देते। इट इज़ वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर देम। उनको ये मरोड़ नहीं उठते जो आपके और मेरे पेट के बीच में उठ रहे हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा उनका इशू ही नहीं है। उनका मसला सिर्फ अपना मुल्क, अपनी ऑयल रेवेन्यू, और उनका सबसे बड़ी बात है कि उनका अपना जो आप हज अगर आप करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि हर मरहले को उन्होंने कितना एक्सपेंस ओरिएंटेड कर दिया है। यानी वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव कर रहे हैं। और हालत तो ये है उनकी कि ऐसे ऐसे लग्जरी होटल्स उन्होंने उस अहाते के अंदर बना दिए हैं पकड़ के। तो मुझे नहीं पता कि यही जो है असरात मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा पर पड़ रहे हैं। मुबशिर साहब एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, कौन कहाँ से? मैं इम्तियाज बोल रहा सर फ्रांस तो। सारे नु पहला ते मुबशिर लुकमान साहब नु खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई सर दे प्रोग्राम खरा सच जेड़ा हक सच दी गल करदे ने, ते दूजे भी जेड़े तुहाडे मेहमान ने उन्हां नु ते मैं एक प्रोग्राम कीता सी ओवरसीयर पाकिस्तान ने जेड़ी ओ काल इथों ओदे ते ओदे पेशरफ्त कोई नहीं, ते जेड़ी 62 ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੱਚ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ तार ते लोन ला के फिर उनजे सारे सिलेक्ट होते जाते हैं। जी जो उदा जवाब थे मलिक साहब थे, मखदूम शाह साहब बैठे हो तो जवाब दे देंगे। मेरे ख्याल में मलिक साहब आप इनका जवाब दे देंगे, कोई पेशरफ्त नहीं हुई उस हवाले से। आप क्या कहेंगे? मतलब इनकी तरह आप बात करें जिस तरह ये खरी बात कर रहे हैं, वो बात ना करें कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर जो है आपको दावत देंगे और फिर जो है डायलॉग होंगे। आप सच्ची बात करें, हुआ क्या है? नहीं, सच्ची बात तो यह है कि जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ कि वो इस काबिल ही नहीं है कि ये इलेक्शन करा सके फेयर एंड स्क्वायर। और मेरी नज़र में पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिगिंग इलेक्शन होगा ये मेरा अपना रिगिंग इलेक्शन होगा सबसे बड़ा। क्योंकि अगर इनको इतनी तकलीफ है हमारे पाकिस्तान में वोट डालने की, यहाँ पर प्रॉपर एक मैकेनिज्म के ज़रिए, तो फिर ये सच्चे कहाँ से हो सकते हैं? 2.5 साल इन्होंने इतना पैसा लिया और 2.5 साल से ये हमारे हक के लिए बात काम करते रहे हैं। ये कह रहे हैं वो खुद, हम नहीं कह रहे कि 2.5 साल हमने काम किया। जब हमने कहा जी आप क्लैरिफिकेशन दें कि आपने क्या काम किया, अच्छा, तो उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। मलिक साहब, आप मजीद कोशिश करेंगे इस मामले को और जी ये तो हम बिल्कुल करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये मामला जो है वो बिल्कुल। जी देखिए, जितने भी भाई जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आएँ, OPS का साथ दें, हमारे साथ खड़े हों, साथ चलें, और इंशाल्लाह ताला हम अपना हक लेंगे और लेकर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। मखदूम शाह साहब, आप किस कदर पर उम्मीद हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, इट्स ऑल अबाउट द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। क्योंकि उधर से क्या कुछ हो रहा है वो तो होना है,
लेकिन हम क्या कुछ कर सकते हैं और हम क्या कुछ करना चाहते हैं वो हमारा अपना एक लाहे अमल है। और हमारा लाहे अमल यही है कि हम हर हाल में पाकिस्तानियों के जो जुमला हकूक़ हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। ये इलेक्शन का तो आजकल चूँकि एक दौर है तो वो एक इशू है, उस पर हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन हम इसके अलावा भी देखिए हमारे पाकिस्तान के यहाँ पे ओवरसीज़ जो लोग हैं उनकी पाकिस्तान में जायदाद पे कब्ज़े हुए हैं। उनको आपने ख़ुद जिक्र किया है कि यहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो हमें बहुत सारे हादसा सामने आते हैं। ख़ुद मेरे 2 साल पहले मेरे बहनों ही पाकिस्तान गए थे, 6 महीने तक वो अगवा रहे बराए तावान। तो इस किस्म के जो हादसात हैं हम उनकी तरफ भी तवज्जो देना चाहते हैं कि आइंदा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें कि आइंदा आने वाले वक्त में वो इन हालात से, इन हादसात से फिर से दो चार ना हो। उनकी जायदाद पे जो कब्जे हुए हैं हम उनको वागुजार करवाने के लिए आप उस पर भी बात करेंगे। आप किस कदर पुरुमीद हैं जो जायदाद पे कब्जे होते हैं और मुख्तलिफ जो इस तरह के हादसात उस पर बात करेंगे, लेकिन कॉल को शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी। भाई साहब कौन, कहाँ से? मेरी तरफ से मुबशर साहब और आपकी तमाम टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ। खान जाफरी अर्ज कर रहा हूँ डेनमार्क से। खान जाफरी डेनमार्क से जी खान जाफरी साहब क्या कहना चाहेंगे? तो आए आपकी तो क्या मेरी बात को काटिएगा नहीं। पाकिस्तान के ऊपर बात मैं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है और हमारे मुल्क में किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर उसी जो चीजें हमें जरूरत है वो हमारी जिंदगी की वहां पैदा हो रही है। लेकिन ये चोर लुटेरे जो बैठे हुए हैं जिन्होंने कर्जा लेकर माफ करवाया हुआ है, आप फिर वही वोटिंग में आए हैं। हम पाकिस्तानी जो गैर पे रह रहे हैं, हमें अबूरी हुकूमत के लिए सिर्फ ये 3 महीने दे दें, हम इनके पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। मुझे सर बहुत सी बातें आपसे पूछनी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि आपके पास भी वक्त नहीं है क्योंकि आपने जाना भी होता है। लेकिन एक बात कह दें, पाकिस्तान में अदलिया किस कदर आज़ाद है? अदलिया अपने ग्रेड की खुद गुलाम है, वो किसी और की गुलाम नहीं है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है कि 24 लाख केसेस पाकिस्तान में पेंडिंग पड़े हैं 18-20 सालों से। रोज़ रोज़ अपनी मतलब के केसों की तो तारीख लग रही है, लेकिन गरीब आदमी को सेशन कोर्ट में जो धक्के खाने पड़ रहे हैं वो सबके सामने है। ये कब्ज़े हो नहीं सकते जिसकी ये बातें कर रहे हैं अगर वहाँ पे कोई लोअर कोर्ट्स में जुडिशरी जो है वो ईमानदार हो। जितनी करप्ट लोअर कोर्ट की जुडिशरी हमारी है, मुझे तो नहीं पता कि दुनिया में कोई और मुल्क है, शायद रवांडा में हो, शायद युगांडा में हो, लेकिन मैं जेन्युइन ममालिक की बात कर रहा हूँ। और फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इफ्तिखार चौधरी साहब से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि अगर वो एहतसाब शुरू करते उनको मुल्क में हर जगह वो करप्शन नज़र आ जाती है। अपने बेटे के लिए वे 86 करोड़ उनको नज़र नहीं आते और उसके ऊपर वो सारों के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा देते हैं पकड़ के अगर उनके बेटे से सवाल जवाब किया जाए। प्रोटोकॉल के मारे हुए हैं हम लोग, हमें प्रोटोकॉल चाहिए हर वक्त। अगर उनको एसपी जो है वो खड़ा होकर बाहर सलाम नहीं करता तो वो मुअत्तल हो जाता है। अगर उनको लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज़ 500 SCL पे नहीं रिसीव करने आते तो वो अमला मुअत्तल हो जाता है। अबे तो व्हाट रबिश। पर सर ये मसला है, ये परसेप्शन डेवलप ही हो रही है, कम नहीं हो रही। हम ये जानना चाहते हैं कि ये आखिर परसेप्शन डेवलप हो रही है, इसको कोई कम करने की कोशिश कर रहा है, इस परसेप्शन को कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है, कोई काम हो रहा है इस तरह? मतलब देखिए वाकया ये ज़्यादती है, जुल्म है, सितम ज़रीफ़ी है, ये बातें हो रही हैं, ये काम हो रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ एजेंसियाँ या कुछ इदारे या कुछ लोग ऐसे हैं। एजेंसियाँ या इदारे क्यों, अपना मेरा मतलब है वो हम में से नहीं है, वो सलाब में बैठे हुए आए हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो उस माशरे का हिस्सा नहीं है? मेरा भाई होगा ना जो उस एजेंसी में होगा, या मेरा कज़न ही होगा ना जो आगे किसी और इदारे में होगा। तो वो घर में मेरे साथ नहीं बैठ रहे, मैं उनको नहीं ख़राब कर रहा। आप मुझे ये बताएं, आप एजेंसियां अगर आपकी इतनी कमाल की हैं तो आपके जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है ये आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरती है? ये हुक्मरान आपके, इनका माजी क्या है? ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना? आप तो फिर अब कौन सी एजेंसी ने क्लियरेंस देनी? अच्छा मुबशर, एक और कॉलर भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं जी, और उन्हें थोड़ा मौका देते हैं और ये भी नाज़रीन से कह दें कि हम सिर्फ एक मज़ीद या 2 कॉलें ले सकेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और मोहतरम मुबशर साहब को मेरा मुअद्दबाना सलाम। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आप अपना नाम बताएंगे? खादिम हुसैन मैनचेस्टर से।
जी 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 शाह साहब है कि मुबशिर साहब मेरा जवाब ना दें क्योंकि मेरा सवाल बड़ा हाइपोथेटिकल है। तो फिर वो सवाल सवाल ना करें। और बड़ा सिंपल है। अगर हाइपोथेटिकल सवाल वो करना ये तो है जी कि यहाँ यूरोप के मुआशरे में जब शादी होती है तो वो कोटिंग होती है। तो इमरान खान ने जब शादी की थी जमामा से तो उससे पहले कोटिंग का पीरियड भी गुजरा होगा। और उसके साथ मैं पूछ रहा हूँ आर्टिकल 62, 63 के जिमन में और उसके साथ रिसेंटली 2-3 दिन हुए हैं कि फोटो आई थी इंडिया चैनल पर इसके साथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी मोरल वैल्यूज की हैं बातें। तो ये क्या आर्टिकल 62, 63 से थ्रू होती हैं या नहीं, और अगर ये होती हैं तो ये सादक और अमीन कैसे हो गए कि जबकि वो एस्टेब्लिश सेक्टर है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा फी अमान। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपको दो बातें मैं बताऊं। एक तो यह है कि मैं इमरान खान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तो लेकिन दूसरी बात ज़रूर एक बात कहूँगा कि शक होना या एविडेंस होना उसमें और हकीकत में यानी फ़र्क है। शक की बुनियाद पे इल्ज़ाम आयद तो हो सकता है लेकिन साबित नहीं हो सकता। जहाँ तक आर्टिकल 62 और 63 की बात है ना, मैं आपको बताऊँ इसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत हो रही है मेरे नज़दीक। और मेरे नज़दीक इसका जो इजरा किया था वो किया था जनरल ज़ियाउल हक ने। और ये आपने कभी सोचा है कि गैर आइनी तौर पे आने वाला एक आदमी जिसने उस मुल्क को तबाह कर दिया, जिसने रोंद के रख दिया उस मुल्क को, अब उसकी चीज़ हमसे ख़त्म नहीं हो रही और उसके लिए हम आइनी तरीके ढूंढ रहे हैं इधर उधर करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए। इससे ज़्यादा कमज़ोरी हमारे जमहूरी पसंद लेजिस्लेटर्स की क्या हो सकती है कि बदतरीन आमिरों की जो मिसाल हो पूरी दुनिया में, ज़ियाउल हक उनका वो मैं कहूँगा कि रूहानी बाप हुआ, और वो उसकी बनाई हुई तरामीम जो है उनको अपने नहीं निकाल सकते और डरते बशीर साहब एक और कॉलर हैं, आखिरी हमारे ये कॉलर हैं, चूँकि इसके बाद हम कॉल नहीं ले सकेंगे, हमारे पास वक्त कम है और कुछ मज़ीद बातें जो हैं वो मुबशिर साहब से पूछनी हैं। आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं शाहिद बुखारी बोल रहा हूँ जी, मैनचेस्टर से। जी जी बुखारी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और मुबशिर भाई से 2-3 रिक्वेस्ट मैं बिल्कुल मुख्तसर करूंगा कि एक तो जनाब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक के राय दही पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डालने की अब उसकी क्या सिचुएशन है, कोई ऐसा प्लान बन रहा है पाकिस्तान में कि हम लोग इधर वोट दे सकें। दूसरा ये है कि ये हमसे वादा करें कि ये वापस जाके वीजा का जो प्रोसीजर मुश्किल बनाया गया है यहाँ पे उस पे एक खसूसी प्रोग्राम फरमाएं। तीसरा, यहाँ से 1 मील के फासले पर पाकिस्तानी काउंसलेट है जिधर आप बैठे हुए हैं, काइंडली जाते हुए वहां पे जाके उसके बाहर जो उनका लगा हुआ ना जी फ्रेशर, उनका जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसकी एक तस्वीर बनाते जाइए और अपने प्रोग्राम में कभी वो दिखाइएगा। उसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग है और अब वो उसका मीनिंग ये सामने ये ऐसे पढ़ा जाता है, खॉन्स लेक जनरल एफ पाकिस्तान। 1 साल से ये लिखा हुआ है। ये काउंसलर साहब जो उधर बैठे हुए सामने पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और उनसे इतनी भी कोशिश नहीं हो सकी कि इसका यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसकी क्या मीनिंग है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। अच्छा बुखारी साहब ने जो बातें की ना पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि यहाँ लोगों ने बहुत शिकायत की हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से, और एक बात जो अभी रिसेंटली है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं उनको कुछ उतारा है वो कमाइयों के ज़रिए। लेकिन मैं एक आपको मिसाल दूंगा बुखारी साहब, मैं इसके ज़रा आपको डिफरेंट एक मिसाल देता हूँ। लास्ट ईयर मुझे इनवाइट किया प्रिंस चार्ल्स ने खाने के ऊपर यहाँ पे, तो कुछ और चंद पाकिस्तानी भी हजरात थे वहाँ पे, और हेड टेबल पे वाजिद शमसुल हसन बैठे हुए थे हाई कमीशन, और वो हेड टेबल पे यूं करके सोना शुरू हो गए। थोड़ी देर और वो खराटे लेना शुरू हो गए। मैंने उनको कोनी मारी यूं करके, आई एग्री विद यू। तो प्रिंस चार्ल्स परेशान हो गया, उसने कहा मैं आई नेवर सेड एनीथिंग, आई मीन व्हाट आर यू एग्रीइंग विद। और यकीन माने बिला मुबालगा 12 से 15 मिनट के बाद वो हजरत दोबारा सो गए। और यानी ये अलमिया है, आपको बता रहा हूँ कि जो आपका टॉप मैन है वो सोया हुआ है,
और वो मरा हुआ है। और आप नीचे के लोगों से क्या उम्मीदें करते हैं? कल मैंने लीड्स के अंदर एक फंक्शन पे कुछ पाकिस्तानी काउंसलेट के लोगों को देखा है कि वो ऑफिशियली आ रहे हैं वहाँ पे और अपनी पूरी फैमिलियों को लाएंगे और उनको वहाँ खाने खिलवा रहे हैं और ये कर रहे हैं, या तो अपनी जेब से खिला रहे हो। मुझे आज ही एक सहाफ़ी ने यहाँ पे, बल्कि ये शाह साहब आपको उनका नाम बता सकते हैं, कि वो कॉलम लिखते हैं, उन्होंने मुझे दिखाया कि इतने कितने डिप्लोमेट्स हैं जो वापस गए नहीं आज तक अपने टेन्योर्स ख़त्म होने के बाद। यहीं पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहीं पे उन्होंने घर ले लिए हैं, यहीं पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं। अगर मेरे जैसा कोई शख्स ऊपर हो, मैं तो इनको स्किन कर दूं कि जो पाकिस्तान की नौकर हैं ये लोग, ये हमारे टैक्सों पे तनख्वाहें लेने वाले हैं, और इनकी आप ठाट बाट देखें, लगता है ये को वॉइस रहे हैं और ये को हुक्मरानी करने के लिए, पैदा ही हुक्मरानी करने के लिए हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये नौकर हैं आपके और हमारे। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आपने एक पाकिस्तान काउंसलेट का हाल बताया, मैं आपको कह रहा हूँ दुनिया में किसी जगह चले जाएं, अफसोस का मकाम यही है कि जो सबसे यानी हमारी जहाँ वाइब्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, ये आप यहाँ पे ले लें, आप दुबई में ले लें, आप यूएस में ले लें, फ्लोरिडा में ले लें, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी काउंसलेट्स हैं सोती नज़र आएंगी और वो वाजिद शमसुल हसन की तरह खराटे ले रही होंगी और उनको पता नहीं होगा वो क्या करें। बट अलमिया एक और है, हालांकि मेरी सलाम दुआ भी है, यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी भी कोई बेहतर नहीं है। जो लॉर्ड नज़ीर ने बयान दिया उसके वो या कोई सेंसिबल बयान था? आई मीन कि अब उनको माजरत भी करनी पड़ रही है और अब वो डैमेज भी हो गया सब कुछ। इसलिए यहाँ पे मैं पाकिस्तानियों को देखता हूँ माजरत के साथ। अभी भी मैं मिला था, कोई 20-25 पाकिस्तानी खाने की टेबल पे साथ थे। जो 2 अफराद मेरे साथ बैठे होते थे वो सामने वाले 2 अफराद की बुराई शुरू कर देते थे। जो उधर बैठे हुए थे, जब मैं तस्वीर खिंचवाने उनके साथ खड़ा हुआ तो वो उनके मतलब मेरे से कान में बात कर रहे हैं। आप खुद तो एक है नहीं, खुद तो आप अपना एक इंटरेस्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना आपको गवारा नहीं है, तो आपने फ़खरुद्दीन इब्राहिम से क्या राइट ले लेना वोट देने का? और इस इलेक्शन में आपको वोट का राइट नहीं मिल रहा, बॉटम लाइन, क्योंकि आप खुद यूनाइटेड नहीं है। बशीर साहब, चूँकि वक्त हम अभी जो इख्तिताम को पहुँच रहा है, लेकिन आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मैं जावेद साहब और शाह साहब से भी एक बात पूछना चाहता हूँ। आपसे जो बात पूछूंगा वो यहाँ की कम्युनिटी के हवाले से है, ठीक है, कि किस कदर आपसे मोहब्बत करती है, आपने क्या महसूस किया है। लेकिन मलिक साहब, ये पूछने से पहले अगर आप ये बताएं कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि कब्ज़ा ग्रुप पे हम बात करेंगे और कल्चर के हवाले से कि यहाँ के जो बच्चे हैं बिलखसूस उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि वो एक अटैचमेंट उनकी रहे। ये जो करप्शन की बात अब बशीर साहब कर रहे थे और इन्होंने भी कहा कि करप्शन तो हर जगह पे है। इस करप्शन, ये एक बैरियर है, करप्शन जो है यहाँ की कम्युनिटी और वहाँ की कम्युनिटी को साथ मिलाने के लिए एक बड़ा बैरियर जो है वो एक करप्शन है। तो आपको ये मुश्किलात पेश आएंगी, आप इस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे? मुश्किलात तो हमें ऑलरेडी पेश आ रही और डेफिनेट आएंगी। आप ये देख लें कि अभी करप्शन के बारे में आप यहाँ से सोच लें कि जुडिशरी को ले लें और करप्शन को, दोनों चीज़ों को साथ रख के ले लें कि कितने लोग थे जो 62-63 के आइन के मुताबिक ये डिस्क्वालीफाई हुए, नाहिल हुए, सब वापस आ गए। ये कैसा मजाक है, कौम के साथ मजाक है, दुनिया में लोग हंस रहे हैं हम पर। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है करप्शन का, कि आज उसको नाहिल कह दिया, सुबह वो बहाल हो गया जी, कोर्ट ने बहाल कर दिया उसको। नहीं, आप बताएं, इस अगर ऐसा निज़ाम है हमारा तो क्या कामयाब होंगे हम? कहाँ से कामयाबी आएगी हमें? कहाँ से आगे बढ़ेंगे हम? कैसे हम रिश्ते को जोड़ेंगे? आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक वक्त था कि हमारे बच्चों को हम लेके जाते थे और शादियां करते थे पीछे। अब हम बच्चों को पूछते, वो छोड़ दिया उनके हाल पर। शादियां के बच्चों की शादी, वो अपनी शादी है, हमारी शादी है। हम एक वक्त था कि हम हमारी शादी होती थी। कहा ऐसे कि हम शादियां कर लेते थे बच्चों को छोड़ के, तो मैंने कहा पता करो भाई, ये तो जरा अच्छी बात है, आपने क्लियर कर दिया जरा बात को। तो अब अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये हालत हो गई है पाकिस्तान की कि हमारा मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में। और मैं मुबशर साहब को बहुत बहुत इनका मैं एहसानमंद भी हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि इतने मज़े से ये इतना सच का शो करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं सच्चाई। और इन्होंने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर भी इतने बड़े
माशाल्लाह लिया, मुझे भी लिया ऑन बोर्ड एंड उस पर सच्चाई बताई है उन्होंने जी। और आप देख लें कि उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ कहती है कि निजी इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आपका कह रहा है कि ये फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता पाकिस्तानी वोटर्स के बगैर, ओवरसीज वोटर्स के बगैर, तो फिर आप मुझे बताएं कि कैसे होगा। कोई प्रेशर है उसमें? मैं आपको जब एक बात बताऊंगा ना जी। उसके बाद आप फिर तमीज़ नहीं देंगे, आप प्रोग्राम खत्म कर देंगे। तो आप ऐसा कि जब आपने प्रोग्राम खत्म करना हो ना तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक खौफनाक बात बताऊंगा। चलो ज़रूर बताइएगा। मखदूम शाह साहब क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए आप भी कोशिश कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप भी इनके साथ, मलिक साहब के साथ आप भी जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो यहाँ के मसाइल हैं, अभी आपने जिक्र भी किया, पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा कि हम सिर्फ एक मसले को लेके नहीं आ रहे, हम तो दीगर जितने भी पाकिस्तान कम्युनिटी के यहाँ के मसाइल हैं उनको सामने ला के हल करना चाहते हैं। ये हल करेंगे। एक बात देख लें कि जो करप्शन का जो बैरियर है वो आपको फेस करना है, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि ये करप्शन जो है ना, ये ख़त्म तो नहीं हो सकती। ये हर माशरे में है और हर लेवल में। यहाँ इस तरह की तो नहीं है ना? नहीं, उसके दर्जे हैं, उसको थोड़ा बहुत एलिमिनेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ख़त्म तो आप कोई एक मिसाल ऐसी दे दीजिए, कोई एक ऐसा इदारा बता दीजिए। फॉकलैंड वॉर को कैसे जस्टिफाई करते हैं? वो होगी। मेरा मतलब है कि उससे बड़ा लेवल क्या होगा करप्शन का? गल्फ वॉर को कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए ये लोगों को झूठ नहीं बोला गया। आम आवाम वो तेल तो नहीं खिलाते ना। वो देखें, हमारे मुल्क में और आपके मुल्क में एक फ़र्क है। हमारे मुल्क में इफ्तिखार चौधरी साहब ने आके, जो मेरे खिलाफ हैं, सारे लोग बातें करते हैं कि मैं जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। नहीं, मैं जुडिशरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि उन्होंने आके PCO जजेस को फारिग किया और उन्होंने कहा इनके किए हुए तमाम फैसले कलअदम। मैं आपके प्रोग्राम में कसम लेके एक बात बता रहा हूँ, खुद इफ्तिखार चौधरी साहब जब PCO पे उठ लिया गया और 2 दफ़ा उन्होंने ज़िंदगी में 2 बार बतौर जज ओथ लिया, दोनों बार PCO पे ओथ लिया, PCO के जजेस को फारिग किया, खुद वो डिसीजंस ले रहे हैं। कहाँ गया इंसाफ आपका? आप किससे इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं? यही मेरा कसूर था कि मैं सच दिखा रहा हूँ तो मेरे ऊपर आप कोर्ट में बैठ के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं। आए ज़रा मुझे अपनी कटहरे में खड़ा करें या मेरे आप शो में आके बैठें, फिर मैं बताऊँ। यानी आपको ये पता ही नहीं कि आपके घर में बेंटली और BMW और आपके घर में 500 SCL खड़ी हुई है। 80-80 हज़ार पाउंड की आपकी फैमिली हैरिड्स में शॉपिंग करके आ रही है और आप कह रहे हैं अच्छा थैंक यू वेरी मच बेटा, बड़ी मेहनत कर रहे हो आजकल। जो 36,000 रुपये की नौकरी तुम्हें दिलवाई थी, तुम उसमें इतनी अल्लाह ने बरकत डाल दी। किससे इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं आप? यानी इंसाफ सिर्फ वही है वहीं पे जो उनको पसंद नहीं है, उस हद तक इंसाफ। उससे सोसाइटी कभी तब्दील नहीं होगी जी, उससे नहीं। ठीक है मुझे साहब, आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप ये देखें कि जस्टिस डोगर की बेटी पे कितनी तोहमतें लगा दी थी, फरा डोगर पे, ठीक है ना? बेटी का भी लिहाज नहीं किया, अपने बेटे के ऊपर कोर्ट बना के खुद बैठ जाना बीच में। बाकी आप लोग जो आपने नतीजा निकाल कम अज कम इस मुल्क में ये तो है कि एक आम इंसान की जान। नहीं, मैं तो मानता हूँ, मैं तो पहले कहा कि अगर ये लोग कलमा पढ़ ले हमसे बेहतर मुसलमान है। यहाँ कत्ल होगा किसी का भी, गोरे का, काले का, इंडियन का, यहाँ आप 75 बिलियों की लाश को 5 दिन जरा लेके बैठे ना, आप खुद कह रहे हैं, और आप वहाँ पे इंसान रोज आप लेके हर महीने के बाद बैठे होते हैं। वहाँ हमने खुद सुना है कि एक कातिल ने खुद इतराफ़ भी किया कि वो उसने 17 कत्ल किए हैं। तो जज साहब ने कहा नहीं, ये बड़ा मासूम है, ये बड़ा इसकी मासूम शक्ल है, देखो, इसकी शक्ल से ये कातिल लगता है, इसकी शक्ल से कातिल नहीं लगता। और ये हालत है उस मुल्क की। हम ये कह रहे हैं यहाँ पे देखें किसी को चोट पे कोई मार दे। जिस आदमी ने 147 कत्ल किए उसकी बेल होगी। 3200 दहशतगर्द पकड़े गए पिछले 4.5 साल में, 2000 से ज्यादा जो है वो बेल हो चुकी है उनकी, और बाकियों पे किसी पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। हाँ, होएगी आयद, आप पे हो जाएगी, मुझ पे हो जाएगी, इन लोगों पे जोर चल जाएगा। यानी ये लोग उसकी इज्जत करते हैं जो उनको बेइज्जत करता है। तो फिर दहशतगर्दी तो कंट्रोल नहीं हो रही ना। कौन सी दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है? हम तो दहशतगर्दों का वेलकम कर रहे हैं कि शायद इनसे छुटकारा दे दें हमें। मेरा मतलब है कि सच्ची बात करें ना। क्योंकि अभी कंट्रोल रूम से भी कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो चुके हैं, तो कंट्रोल रूम को भी क्या है, उनका भी वक्त खत्म हो रहा है। अच्छा वही तो, क्या ये दहशतगर्दों का ये
अदलिया पे और पाकिस्तान की जो बाकी सियासी रहनुमा हैं इन पे कोई प्रेशर है, खौफ है? प्रेशर तो होता है ना जी, लेकिन असल आपके ऊपर प्रेशर जो होता है आपके अपने ज़मीर का होता है। अगर वो ज़मीर मर गया तो हर प्रेशर जिंदा है, और अगर वो ज़मीर जिंदा है तो कोई प्रेशर नहीं। बस वो मतलब मामलात वो उस तरह के उलझे जा रहे हैं। अच्छा चलो आखिर में एक बात कह दें, पाकिस्तान में सहाफ़ियों पे कुछ प्रेशर है? काफ़ी प्रेशर है, और जो सहाफ़ी अपना उस प्रेशर में नहीं आते उनके ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं। मतलब मैं आपको अपनी ज़ात इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं अपनी बात इसलिए करूँगा कि यहाँ पे कोई और सहाफ़ी बैठा नहीं है पाकिस्तान से, तो मैं क्यों किसी का नाम लेके कहूँ कि फ़लाँ के साथ ये तो फ़लाँ के साथ ये। वो मुझे आप मेरे ऊपर बैठ के नेशनल असेंबली में कह रहे हैं कि ये जी इसको गाड़ी तोहफे में मिली हुई है। मैंने 3 साल से बैंक से लीज़ की हुई है। मैं कम से कम टैक्स तो दे रहा हूँ वहाँ पे, मैं बैंकों से डील तो कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे डिक्लेयर तो कर रहा हूँ। मेरी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेफेयर में या पार्क लेन में। मैंने तो यहाँ मैरियट होटल नहीं खरीदा, मैंने तो अपना जॉर्ज जेरार्ड स्ट्रीट पे टोरंटो में जाके कोई रेस्टोरेंट नहीं बनाया। मैंने तो अपना जो है अगर आता भी हूँ तो अपनी फैमिली के साथ आता हूँ, 10 दिन जो मेरी बिसात है उस हिसाब से शॉपिंग करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मेरी फिर भी इनकम भी डिक्लेयर्ड, मेरा टैक्स भी डिक्लेयर्ड। तुम्हारी तो 279 डिग्रियाँ जाली, 279 लोग अपना बिजली के डिफॉल्टर, टैक्स चोर, लोन राइट ऑफ्स, और वो इज्जतदार बने हुए हमारे। बशीर साहब मुझे कंट्रोल रूम से बताया गया कि कोई 20 से 30 फ़ोन लाइन जो हैं वो होल्ड पे थी, तो चूँकि टाइम हमारे पास नहीं है और लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि मुबशिर साहब को कम से कम 8 बजे तक बैठाए रखें यहाँ पर। मुझे मेहरबानी है आपकी, अपना वो जाने से पहले मैं कहूँगा जी जी कि वो ज़रा वो जो आपके हॉस्पिटल में एक ऑफिस खुला हुआ था, और वो साहब जो बार बार अपनी बीमारी की वो सर्टिफिकेट भेज रहे थे कोर्ट में, और वो जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दे उस पर। बात यह है कि आप लोगों को बड़ा मशहूर केस पता है वहाँ पे हारिस स्टील का, पंजाब बैंक का, उनको VVIP बोर्ड में ख्वाजा साहब को पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको सहूलियात दी हुई थी, और वो पूरा दफ्तर अपना रन कर रहे थे वहाँ से। हमने जब छापा मारा अंदर, और मुझे उसके बाद उन्होंने इतनी की ऑफ़र की कि मुझे आइंदा ज़िंदगी में TV शो करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं उनकी उस दिन ऑफ़र मान लेता, मैं फिर अपना चैनल ही खोल के बैठा होता। ये हाल है। तो आपने क्यों नहीं किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक वजह है कि मैं जब शुरू हुआ था अपने ज़िंदगी में तो मेरे ऊपर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानियाँ की। मैंने तो टॉयलेट्स भी धोए हैं होटलों के अंदर, मैंने तो सड़क पे हॉकर के तौर पे भी काम किया है। अब मैं बरसगीर का वाहिद एंकर हूँ जिसका अपना ज़ाती जहाज़ भी है और मैं ख़ुद उड़ाता भी हूँ। तो जब मौला करीम मेरे ऊपर इतना मेहरबान है, मुझे जायज़ तरीके से दे रहा है, तो मुझे किसी 2 नंबर की ज़रूरत नहीं है। ना मुझे से मांगना है, ना मुझे से लेना है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों में। अच्छा, लोगों की बड़ी वैसे बड़ी ख्वाहिश थी यहाँ कि आप कुछ और अरसा रुकते, आप थोड़ी अरसे मैं मुता कर लेता हूँ फिर यहाँ पे फिर यही हो सकता है। अच्छा, और जी ये बताइए यहाँ की कम्युनिटी जो है वो चूँकि इस वजह से आपसे मोहब्बत करती है कि आप सच बोलते हैं, और यहाँ पे आप आए, इस वजह से खिच भी खाते हैं जी, खिच भी खाते हैं इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे आप आए और थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम पे करने के लिए हमारे पास आए, तो इतने लोगों ने फ़ोन किए, और फिर आपने यहाँ की कम्युनिटी का भी देखा होगा कि ये कम्युनिटी चाहती है कि कोई ऐसा पाकिस्तानी हमें मिले जो इंतहाई सच्चा हो, खरा हो। और उन्होंने आपको पा के आके आप कोई सियासी रहनुमा नहीं हैं, आप सियासत में नहीं जा रहे, आप बात कर रहे हैं, TV पे आके बात ही करते हैं, जो सच है वही करते हैं। किस तरह आपने खुद कैसे महसूस किया यहाँ आके? देखिए, मैं अगर अपनी ज़ात से बात करूँ ना तो मुझे तो बड़ा प्यार देते हैं लोग। मुझे तो सड़क पे खड़े होकर लोग आके हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, तो मेरी तो इज़्ज़त अफजाई है। लेकिन मुझे यहाँ पे पाकिस्तानियों को मिलके कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई, मुझे दुख हुआ है। दुख मुझे ये हुआ है कि पाकिस्तानी यहाँ पे भी सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर घुल मिल रहे हैं। आप इंग्लैंड में हैं, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के आप लोग बेनिफिशरीज़ हैं। आपको अपने फंक्शंस में गोरों को भी रखना चाहिए, आपको उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके अंदर भी मिक्सअप होना चाहिए। आप अपने स्टूडेंट्स की देखें, कितने स्टूडेंट्स की CVs के ऊपर कम्युनिटी सर्विस लिखी हुई है। को हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर करें काम जाके, कोई आप अपना CPLC डिपार्टमेंट के साथ वॉलंटियर करें, कोई आप लोकल गवर्नमेंट के साथ जाके वॉलंटियर करें, महीने में 1 घंटा वॉलंटियर करें, ताकि दुनिया को यहाँ पे पता चले कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है या पाकिस्तानी नस्ल बरतानवी कम्युनिटी जो है वो सिविलाइज भी हैं
और वो कॉन्शियंशियस वर्कर्स भी हैं। अभी क्योंकि आप लोग हर जगह से कट ऑफ हैं, तो कहीं से एक फैसल न्यूयॉर्क में दरियाफ्त होता है तो कहते हैं सारे पाकिस्तानी ऐसे, क्योंकि उन्होंने आपको भी नहीं देखा कहीं पे कम्युनिटी वेलफेयर काम करते हुए। जी, अच्छा, कम्युनिटी कोहेजन के हवाले से इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, चूँकि आपने कम्युनिटी कोहेजन के लिए बड़ा काम किया है। और मुबश्शिर साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जी जी, इन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है, और ये एग्जैक्टली वही चीज़ इन्होंने बात की है जो मैंने पहले बात की है कि हम सेग्रीगेशन का शिकार हैं और ख़ुद हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में अपने साथ दूसरे लोगों को नहीं बुलाते, तो उससे ये नुकसान होता है कि हम खुद आइसोलेट हो जाते हैं। जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं दूसरे लोगों को, उससे फिर ये है कि हमारी अच्छी बातें भी दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम उनसे मिलजुल नहीं रहे, उनसे कुछ सीख नहीं रहे, उनको कुछ अपने बारे में बता नहीं रहे। मुझसे गुज़श्ता चंद सालों में बहुत सारे गोरों ने इस किस्म के सवालात किए कि जी आपके इस्लाम में ये सज़ा क्यों है, फ़लाँ सज़ा क्यों है, फ़लाँ सज़ा क्यों है, लेकिन उनको आज तक ये किसी ने नहीं बताया। मसलन मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वक्त बहुत कम है, कि जी हाथ क्यों काट देते हैं, तो मैंने कहा इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। अगर एक बार बार जो आती मुजरिम है वो अगर चोरी आपकी बार बार करता है तो आपका माल उससे महफूज हो जाता है ना, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, उसके लिए सज़ा आप ठीक है जो जिस तरह भी। लेकिन बहरहाल इसमें यह है कि हम इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को भी उजागर करेंगे कि हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी को थोड़ा ओपन करें, ताकि वो दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी घुल मिल सके। जी, मुबश्शिर साहब ने एक ज़बरदस्त पॉइंट जो है आइडेंटिफाई किया यही कम्युनिटी कोहेजन के हवाले से, और सारे इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। तो इस पर मेरे ख्याल में आपका भी कुछ होगा कि इस पर प्रोग्राम किया जाए और इस पर बात की जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। नहीं, आप वॉलंटियर्स बुलवाएं कम्युनिटी के, आप मसलन लोकल अस्पतालों को कहें हमें बताओ तुम्हें कितने वॉलंटियर्स चाहिए, फिर अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप उनको दावत दें और महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा 1-1 घंटे के लिए जाके चले वो सफाई करवा दें अहाते की। लेकिन वहाँ मोहर लगे कि यार पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने आके इस अस्पताल में काम किया, पाकिस्तानी जो है उन्होंने इस ओल्ड एज होम में काम किया, पाकिस्तानी जो है उन्होंने इस क्यारी को जो है ना आबियारी की, इसको पानी दिया, इसमें सफाई की। आप ओनरशिप तो दूसरों से लेना कि इस सोसाइटी में आपको बेनिफिट्स देने का, उनको भी तो कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप सिर्फ यह कमाई करने के लिए आए हैं, सिर्फ अपने मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए आए हैं। अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा था तो मैं छोड़ना ही नहीं था वहाँ पे, और आप इनको भी ख़राब करने आ गए। यार मेरा मतलब है को ख्याल करे खुदा का। इसमें तो थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं ना जी, हम उनसे उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी ले रहे हैं, उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ भी हम उनसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये सेटअप करना चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके प्रोफेशन के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से हम उनको कहीं ना कहीं उनसे कुछ काम लिया जाए, कम्युनिटी वर्क लिया जाए। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, हम उनको लेके आएंगे सामने और हम उनसे मुफ्त खिदमात कम्युनिटी के लिए जो है सबको टास्क दे रहे हैं हम उनकी काबिलियत के लिहाज से। तो ये जो वॉलंटरी वर्क है काम है वो लाएंगे सामने आवाम के इंशाल्लाह। इसमें वक्त लगेगा, ये छोटा सा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम इसको छोटा छोटा करके, छोटे छोटे टारगेट करके, अचीवेबल बना के हम इसको इंशाल्लाह सामने ला रहे हैं, और काम हो भी रहा है। अब हमें लोग खुद भी अप्रोच कर रहे हैं, लोगों ने कुछ देखा है कि हम काम कर रहे हैं, लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह लोगों की सलाहियतों के मुताबिक उनसे बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कितनी ईमेल्स मैं रिसीव करता हूँ जिसमें अपनी वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो पाकिस्तान में आ रही हैं, उनको जो अमेरिका में आ रही हैं या कनाडा में आ रही हैं, मैं आपको या साउथ अफ्रीका में आ रही हैं। पाकिस्तान से एक शख्स 2 दिन पहले महज इसलिए यहाँ पहुँचे हैं कि मुबश्शिर साहब हमारे पास होंगे, तो हम मुबश्शिर साहब के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना जो प्रॉब्लम यहाँ से रिलेटेड है वो हम बता सकें। वही साहब आखिरी बात आपसे पूछूंगा, जो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कंट्रोल रूम वाले ने तो खुदकुशी करते आप यहाँ के मसाइल अभी आपने मज़ीद देखे भी होंगे, अभी आइडेंटिफाई भी किए होंगे, इन मसाइल को आप अपने TV चैनल के ज़रिए कुछ उठाएंगे? देखिए, मैं पहले भी उठा रहा था, अभी मैं ज़रूर बेहतर पोजीशन में हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ज़रा डिफरेंट लेवल के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे यहाँ जो एजुकेशन से रिलेटेड है, स्टूडेंट कम्युनिटीज़ के जो मसाइल हैं। लेकिन अगेन आप लोग कभी ये जिस तरह बात कर रहे थे ना कि प्रोफेशनल्स को हम दावत दे रहे हैं, ये भी एक सेग्रीगेशन है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर आपने दावत देनी है तो आप अक्रॉस द बोर्ड सबको देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब क्वालिटी की बात, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने क्वालिटी भी तो पेश नहीं, मैं क्वालिटी ही की बात करने लगूंगा
कि 5 लाख पाकिस्तानी हैं मैनचेस्टर में, मुझे पता चला। ये 5 लाख एक जितने अमीर हैं जहाँ तक आंखों का ताल्लुक है। 5 लाख आदमी अगर अपनी आइज़ डोनेट करते हैं, और इससे ज़्यादा बर्मिंघम में, मैं यहाँ पे हम बैठे हैं तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। पूरे यूरोप की रिक्वायरमेंट जो है ना वो 5 लाख कॉर्निया नहीं है। आप तो मरने के बाद दे रहे हैं, मरने से पहले तो नहीं दे रहे। लेकिन कैन यू बिलीव कि उसका पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश कम्युनिटी, उसमें हाउ ग्रेट पीपल यू लुक एज फ्रेंड्स ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन हम तो उन लोगों में से हैं, हमें सड़क पे सांप भी मिलता है, हम जेब में डाल देते हैं शायद कदे कम आ जाए, और मरने के बाद भी अपनी आंख नहीं दे सकते किसी को, हालांकि वो नहीं खुलनी। यू नो, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक। और हम बस यहाँ पे इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। मेरे साथ एक साहब आए, मुझे कहने लगे कि वो ये जो है अल्लामा साजिद नकवी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो उसके बाद बड़ी मेरे लोगों ने रगड़ा भी मारा, कुछ अपना अहले ईमान वालों ने, उसका प्रेशर आप तो वो आना था। तो अब उन्होंने मुझे कहा नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ये कहने लगे शिया किलिंग पे आपने बड़ी सख्त बातें की हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। हालांकि मैं शिया नहीं हूँ। आप शिया नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताएंगे आपकी बातों का कुछ असर हुआ है? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ है। देखें बात, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं आपको फ़र्क ये बता रहा हूँ कि मुझे कहने लगे कि यार ये आदमी शिर्क करता है। मैंने कहा शिर्क, अच्छा वो कैसे करते हैं? इनके जी ये मौला मौला ये इस तरह के अल्फाज और कलमात इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनका हाथ में विजिटिंग कार्ड था, मैंने पकड़ा, मैंने कहा ये आपका नाम लिखा पर कहते हैं जी जी। मैंने कहा पहले क्या लिखा है? उनका मौलाना फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मैंने कहा कि आप तो शिर्क नहीं कर रहे फिर? यानी अपने हर टाइटल में मौलाना लगाया हुआ, और मौला कहने वाले को आप मुशरिक कह रहे हैं। तो भाई ये अपना टाइटल चेंज कर लो या दूसरे पे सॉफ्ट हो जाओ, क्योंकि हम बगैर सोचे समझे वही बातें कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फ़र्क तो ये पड़ना है। उसकी वजह यह है कि आपको अगर कोई गोरा आके ये बातें कहे जो मैं कह रहा हूँ ना, तो आप एकदम रिजर्व मोड में चले जाते हैं और आप कहेंगे नहीं नहीं इसको क्या पता हमारे मसले क्या हैं, हमारी सोसाइटी क्या कहती है या हमारी तहजीब क्या है। लेकिन जब कोई अपने में से बैठ के बात कहता है ना, तो आप ज़रा ओपनली सुनते हैं कि अच्छा इसको पता तो है ना कि बात क्या हो रही है, बिल्कुल ही सलाब में बहता हुआ तो नहीं आया। तो इसी तरह अगर मैं सुन्नी होकर एक बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि हम जुल्म कर रहे हैं, तो 4 सुन्नी बात सुन्नी जुल्म नहीं कर रही, ये को पता नहीं कौन लोग। नहीं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जुल्म कर रहे हैं या ये जुल्म हुआ है या इनके साथ जुल्म हुआ है, तो कम से कम 4 अफराद तो उसको सोचने पर मजबूर ज़रूर होते हैं कि यार ये जब कह रहा है तो ये तो इनमें से नहीं है, तो फिर अब सोचना पड़ेगा। एक स्नोबॉल इफेक्ट ज़रूर होता है। देखिए मेरी एक बात याद रखें, ये शिया और सुन्नी को एक लम्हे के लिए छोड़ दें। जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ वहाँ पे, जो हिंदूज़ के साथ हुआ, जो और गैर मुस्लिमों के साथ हो रहा है वहाँ पे, किस मज़हब के या किस अखलाकियात के तहत वो जायज़ है? जो मुसलमान, कोई मस्जिद बची है किसी मसलक की जहाँ धमाका नहीं हुआ? चले मुझे ये बता दें। अगर कोई मस्जिद नहीं बची तो फिर इसका मतलब है कि ये कोई मुसलमान तो नहीं है जो कर रहा है, और अगर कर रहा है तो फिर वो ऐसी जगह बैठा है कि उसको पता मेरे ऊपर तो उंगली उठानी नहीं है उन्होंने। वो जब वजीफा कर रहे होते हैं उस वक्त अल्लाह अकबर की तकबीरें निकालते हैं। बात यह है कि मैं यहाँ पे बैठ के जीसस क्राइस्ट का भी नाम ले सकता हूँ कोई बात करते हुए, तो उसका ये, अगर मैं पोर्च में खड़ा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कार बन गया हूँ, तो सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से तो इंसान। अच्छा, आपको धमकियाँ मिली हैं? साजिद नकवी साहब ने इंटरव्यू लिया है, ये मुझे हरों से उस पर भी मिली, मुझे अहले तशरीह से भी मिल चुकी हैं धमकियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इक्वल बुरा हूँ सबके लिए। चलो, तो आपको जो धमकियाँ मिली हैं इसके बाद आप क्या करेंगे? आप एक प्रोग्राम में कमी करेंगे इस तरह के? मेरा जो है ना, मेरा रिएक्शन जब लोग मेरी गाड़ियों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे ना कि गाड़ियाँ इतनी हैं, तो मैंने उसका जवाब ये दिया, मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा परेशान हो गए, तो मैंने जहाज़ ख़रीद लिया। तो अब जिन्होंने इस प्रोग्राम पे मुझे धमकी दी है वो बर्दाश्त करेंगे, मैं और बहुत कुछ करने वाला हूँ। करते हैं नाज़रीन, जो कि प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचेगा, इससे पहले मैं इन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस मुबशर लुकमान साहब का, कि इतनी मसरूफ़ वक्त में इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, यहाँ तशरीफ़ लाए। चूँकि वक्त तो कम था लेकिन इनसे बहुत कुछ पूछना था। इंशाल्लाह इनसे गुजारिश करेंगे कि फिर जो है वो कभी जल्दी तशरीफ़ लाएँ हमारे इस, चूँकि हमारा मुल्क अभी रह रहे हैं, तो इनसे कुछ मज़ीद भी पूछना चाहते हैं। लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं, चूँकि पसंद की वजह यह है कि खरी और सच्ची बातें करते हैं। और अभी अपने इन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे धमकियाँ दी हैं और धमकियों का जो रिएक्शन है वो ये होगा कि मज़ीद प्रोग्राम करेंगे। इस वजह उन्होंने कहा
मैं जावेद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, लंदन से तशरीफ़ लाए। मखदूम अमीन शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है, बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़े एक्टिव हैं, और इस तरह के लोग अगर कम्युनिटी में हों तो कुछ तब्दीलियों पर तवक्को की जा सकती है। इसी उम्मीद के साथ वाजिद शमसुल हसन जैसे लोग ना हों कम्युनिटी में, और इस तरह के लोग ओपीएस में हों, ओवरसीज पाकिस्तान और इस तरह के लोग आपकी सपोर्ट करें तो फिर आपके पोस्ट से काम हो सकते हैं। जी पूछना चाहता हूँ वर्षित भाई से, आप यहाँ से वापस जाएंगे ना, तो दो चीज़ें आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे? मैं तो बहुत प्यार और मोहब्बतें मैं लेके ही जा रहा हूँ, यादें वगैरह, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अप्रोच ज़रा सी डिफरेंट है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कभी ना कभी, आज नहीं तो साल के बाद या 5 साल के बाद अल्लाह ज़िंदगी दे, तो मैं यहाँ पे एक कंपनी ज़रूर खोलूँ पाकिस्तान में रहते हुए भी, और उसमें मैं 2 गोरों को ज़रूर मुलाजमत दूँ, ताकि उनको ये पता हो कि हम सिर्फ पाकिस्तान हमसे एड लेने के लिए नहीं बैठा, वो हमें नौकरियाँ भी दे सकता है। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं जो यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फिर स्पेल आउट हुए उस तरह से चीज़ कि 2.5 बिलियन पाउंड्स का जो ट्रेड बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान हो रहा है, ये ऐसे मुमकिन नहीं था अगर यहाँ की कम्युनिटी नॉन वाइब्रेंट होती। मेरे पास 63 गोरे वर्कर थे और 5 अपने वर्कर तो आपकी बेगम ने निकलवा दी थी ना। देखिए पाकिस्तान देख रही होगी। देखिए पाकिस्तान में रह के यहाँ की कम्युनिटी कोहेजन के हवाले से इनको किस कदर जो है वो एहसास है, तो मेरे ख्याल में इसी एहसास को लेके आप आगे बढ़ेंगे और इस पर काम करेंगे। मजीद मुबशिर साहब जब वापस आएँ तो इनसे हम बहुत कुछ जो है वो सीखेंगे भी और जानेंगे भी, और इनसे कुछ काम ही लेंगे कि ये सच जो है, इनके सच की वजह से काफ़ी काम हो रहा है। नाज़रीन, चुके वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।